करते हैं IBO4 MCOM फर्स्ट ईयर का निर्यात आयात प्रक्रिया और प्रलेखीकरण चैप्टर 3 का एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स निर्यात आयात दस्तावेज या प्रलेख के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पहला प्रश्न है निर्यात प्रलेखन यानी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के 3 दृष्टिकोण के नाम लिखिए। तो यहाँ पर दृष्टिकोण का मतलब है पर्सपेक्टिव, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो निर्यात प्रलेखनों के 3 दृष्टिकोण या पॉइंट ऑफ व्यू निम्नलिखित हैं। पहला, निर्यात प्रलेखनों का एक विधिक परिप्रेक्ष्य होता है। यहाँ पर विधिक परिप्रेक्ष्य का मतलब कानूनी दृष्टिकोण से है। ये सारी दुनिया में निर्यात आयात का विनिमय करने वाले व विदेशी विनिमय के संचालन को नियंत्रित करने हेतु कानून का पालन करते हैं। निर्यात व आयात व्यापार करने वाले देशों को आर्थिक तथा सामाजिक हितों की रक्षा हेतु भी निर्यात आयात प्रलेखनों का निर्माण करना पड़ता। आयात निर्यात को अनुशासित करने के लिए प्रत्येक देश को अपने अपने कानून बनाने होते हैं तथा निर्यातकर्ताओं को प्रलेखी औपचारिकताओं के द्वारा देश के नियमों का पालन करना होता है। प्रलेखी औपचारिकताओं का मतलब है डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेलिटीज से होता है। तो आसान भाषा में पहला पेपर वर्क, दूसरा शिपिंग प्रोसेस और तीसरा डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज। अगला प्रश्न, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन यानी उद्गम का प्रमाण पत्र से क्या तात्पर्य है। उद्गम के प्रमाण पत्र के अंतर्गत इस तथ्य का उल्लेख किया जाता है कि ये माल उसी देश का है जहां से वह निर्यात कर रहा है। उदाहरण हेतु जैसे कि पश्चिमी एशिया के कुछ ऐसे देश हैं जो कि उन देशों या कंपनियों से माल को आयात की अनुमति नहीं देते जो इजराइल के साथ कुछ संबंध रखते हैं। इस सर्टिफिकेट में उत्पाद मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ, उत्पाद असेंबल कहाँ हुआ और इसका डेस्टिनेशन कहाँ पर होगा, जैसे एक्सपोर्टर डिटेल, प्रोड्यूसर डिटेल, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड, इंपोर्टर डिटेल्स और पांचवा टैरिफ सर्टिफिकेशन नंबर मतलब शुल्क सूची संख्या। जब समुद्र मार्ग से माल भेजा जाता है तो किन प्रमुख व्यापारिक प्रलेखों को काम में लाया जाता है। यहाँ पर व्यापारिक प्रलेख का मतलब ट्रेडिंग डॉक्यूमेंट से है। जब समुद्र मार्ग से माल भेजा जाता है तो निम्नलिखित प्रमुख व्यापारिक प्रलेखों को काम में लाया जाता है। बिल्टी यानी बिल ऑफ लेडिंग। जहाजी बिल्टी एक परिवहन प्रलेख है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। जहाजी बिल्टी जहाजी कंपनी या इसके एजेंटों के द्वारा निर्गमित की जाती है। इसमें यह बताया जाता है कि माल या तो भेजा जा रहा है या भेज दिया गया है। जहाजी बिल्टी के 3 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, ये जहाजी कंपनी व प्रेषक यानी सेंडर, चाहे ये आयात करता हो या निर्यात करता, के माध्यम भाड़ा संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट के साक्ष्य होते हैं। यह जहाजी कंपनी द्वारा दी गई माल की रसीद है। यह माल के स्वामित्व का एक ऐसा प्रलेख है जो कि जहाजी बिल्टी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जहाजी बिल्टी के प्रकार, टाइप्स ऑफ शिपमेंट। जहाजी बिल्टी निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पोत परिवहन हेतु प्राप्त जहाजी बिल्टी, रिसीवर फॉर शिपमेंट। पोत परिवहन हेतु जहाज बिल्टी उस समय दी जाती है जब माल जहाज कंपनी को दे दिया जाता है, चाहे सामान अभी जहाज पर लादा गया हो या नहीं। पोत लादान जहाजी बिल्टी, ऑन बोर्ड शिप। पोत लादान जहाजी बिल्टी से यह प्रमाणित किया जाता है कि माल पोत तल पर प्राप्त किया जा चुका है। निर्बाधन जहाजी बिल्टी, क्लीन बिल ऑफ लैडिंग। यह रसीद निर्बाधन जहाजी रसीद कहलाती है। इसमें प्राप्ति के समय जहाजी कंपनी के द्वारा पोत लादान के वक्त माल की अवस्था आदि में कोई दोष नहीं था। सावाक्यांश या कुत्सित जहाजी बिल्टी यानी क्लॉज और डर्टी बिल ऑफ लैडिंग। यह पर बिल्टी के अंतर्गत वाक्यांश लगा दिया जाता है कि 20 संख्या वाला पैकेट टूटा हुआ है अथवा 20 संख्या वाली गांठ की हुक टूटी हुई है। इस तरह का वाक्यांश लगाए जाते हैं। संयुक्त जहाजी बिल्टी, कंबाइंड बिल ऑफ लैडिंग। इस प्रकार का जहाजी बिल्टी का उपयोग तब किया जाता है जब माल को निर्यातक देश से आयातक देश के गोदाम तक पहुंचाया जाता है। पारागामी जहाजी बिल्टी, थ्रू बिल ऑफ लैडिंग। इस बिल्टी में माल को रास्ते से ही वाहन किया जाता है, परंतु प्रथम वाहक ही यात्रा के समस्त चरणों हेतु वाहक के रूप में उत्तरदायी रहता है। वाहनतरण जहाजी बिल्टी। यह बिल्टी परागामी जहाजी बिल्टी की भांति होती है।
इसका अंतर सिर्फ इतना ही है जिसमें प्रथम वाहक मास के वाहनतरण हेतु एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। चार्टरबिलिटी, जहाजीबिलिटी। चार्टरबिलिटी इसका उपयोग तब किया जाता है जब माल का स्वामी पूरे जहाज को भाड़े पर उठा लेता है। यहाँ अनुबंध या साख पत्र उस जहाजीबिलिटी की प्रकृति के विषय में बताता है जो कि निर्यातकर्ता ने आयातकर्ता हेतु प्राप्त करनी है। अतः उपयुक्त बिल्टियाँ का जहाजीबिलिटी के रूप में प्रयोग किया जाता है। लदान का बिल एक वाहक द्वारा एक शिपर को जारी किया गया एक कानूनी दस्तावेज है जो माल के प्रकार, मात्रा और गंतव्य का विवरण देता है। यहाँ वाहक का मतलब वह व्यक्ति जो किसी चीज़ को वाहन करती हो और शिपर वह व्यक्ति जो समुद्र, भूमि या वायु द्वारा माल का परिवहन करती है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट का तात्पर्य भाड़े का अनुबंध से है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफेयरमेंट जिसके अंतर्गत जहाज के मालिक और जहाज किराए पर लेने वाले से है। इसको और क्लीन बिल ऑफ लेडिंग का मतलब एक ऐसे दस्तावेज से है जो घोषित करता है कि शिपमेंट के दौरान माल की कोई क्षति या हानि तो नहीं हुई थी। और कंबाइंड बिल ऑफ लेडिंग परिवहन के कम से कम दो अलग अलग तरीके से माल की सुपुर्दगी के लिए एक अकेला और परागामी जहाजीबिलिटी ये दर्शाता है। अगला प्रश्न है निर्बाधन जहाजीबिलिटी यानी क्लीन शिपिंग बिल ऑफ लेडिंग तथा वाक्यांश जहाजीबिलिटी यानी क्लोज शिपिंग बिल ऑफ लेडिंग में क्या अंतर है? तो निर्बाधन जहाजीबिलिटी तथा वाक्यांश जहाजीबिलिटी में निम्नलिखित अंतर होते हैं। यहाँ पे निर्बाधन जहाजीबिलिटी और वाक्यांश जहाजीबिलिटी का मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो निर्बाधन जहाजीबिलिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लीन शिपिंग बिल ऑफ लेडिंग, इसका मतलब होता है यह बिल एक दस्तावेज है जो ये घोषणा करता है कि शिपमेंट के दौरान माल की कोई क्षति या हानि नहीं हुई थी और किसी भी क्षति, लापता मात्रा या गुणवत्ता में विचलन के लिए सभी पैकेजों का अच्छी तरह से निरीक्षण करने के बाद उत्पाद वाहक द्वारा लादान का साफ बिल जारी करता है यानी क्लीन बिल। मतलब क्लीन बिल ऑफ लेडिंग यानी निर्बाधन जहाजीबिलिटी और विचलन का मतलब हटाने से है। और क्लोज शिपिंग बिल ऑफ लेडिंग यानी वाक्यांश जहाजीबिलिटी यह एक खारिज बिल है जो कि वितरित माल में कमी या क्षति को दर्शाता है। यह बिल एक कानूनी दस्तावेज है जो कि शिपमेंट को शुरू से अंत तक ट्रैक करता रहता है। यह बिल्टी रसीद का संकेत देती है। इस बिल्टी में वाक्यांश जुड़ा रहता है कि माल दोषपूर्ण है, जैसे कि माल का नंबर लिखकर वहाँ लिखा जाता है कि इस नंबर का माल टूटा हुआ है। निर्बाधन में इस बिल्टी का तात्पर्य है कि प्राप्ति के समय या जहाजी कंपनी के द्वारा पोत लादान के समय अथवा माल की अवस्था व दशा में कोई दोष नहीं है। जहाजी बिल्टी में टूटने संबंधी वाक्यांशों को जोड़कर कंपनी ये बताती है कि माल की सुपुर्दगी यानी डिलीवरी के समय दायित्व या क्या होगा। इस बिल्टी को बैंक स्वीकार करते हैं। यह बिल्टी निर्बाधन जहाजी बिल्टी से अलग होती है। अगला प्रश्न दर्शनी बिल यानी साइड बिल तथा मुद्दती बिल यूजेंस बिल में क्या अंतर है? दर्शनी बिल व मुद्दती बिल में निम्नलिखित अंतर है। दर्शनी बिल इस बिल में जहां वस्तु या सेवा प्राप्त करने वाले को विनिमय बिल के साथ प्रस्तुत किया जाने पर तुरंत एक तय राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के बिल को साइड ड्राफ्ट या साइड बिल के नाम से भी जाना जाता है। और मुद्दती बिल यानी यूजेंस बिल यह बिल विनिमय का ही एक बिल है जो अदाकर्ता को ऋण की अवधि या अवधि की अनुमति देता है। यह यूजेंस बिल या मुद्दती बिल लादान के बिल की तारीख से या अदाकर्ता द्वारा स्वीकृत की तारीख से शुरू हो सकती है और दिनों या महीनों में बताई गई है। तो विनिमय पत्र का भुगतान मांग पर अथवा आदेशित तिथि को प्रस्तुत किए जाने पर या फिर निर्धारित की जाने वाली आगामी तिथि पर ही किया जाता है, जबकि मुद्दती बिल में जब विनिमय पत्र का भुगतान किसी आगामी तिथि पर किया जाता है तो इसे ही मुद्दती बिल कहा जाता है। दर्शनी बिल में मांग पर जब विनिमय पत्र को दिया जाता है तो
इसे ही दार्शनी बिल कहा जाता है। और मुद्दती बिल में जब मांग पर विनिमय पत्र को दिया जाता है तो यह स्वीकृत अवधि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है। वाणिज्यिक द्वितीय बीजक तथा सीमा शुल्क बीजक में क्या अंतर है? वाणिज्यिक द्वितीय को कंसुलर इनवॉइस और सीमा शुल्क बीजक को कस्टम इनवॉइस बोलते हैं इंग्लिश में। तो वाणिज्यिक द्वितीय बीजक यानी काउंसलर इनवॉइस एक दस्तावेज है जो उस देश के काउंसिल द्वारा प्रमाणित शिपमेंट की सामग्री और डिटेल्स को पक्का करता है जिसे माल भेजा जा रहा है। सीमा शुल्क ऑफिस शिपमेंट में क्या है, माल की संख्या और लागत की पुष्टि करने के लिए चालान का उपयोग करते हैं और इस प्रकार के आयात शुल्क निर्धारित करते हैं। और कस्टम इनवॉइस यानी सीमा शुल्क बीजक या सीमा शुल्क चालान एक डॉक्यूमेंट है जो आपके पार्सल के साथ यात्रा करता है और इसमें आपका पार्सल के अंदर की वस्तुओं के बारे में जानकारी होती है। सीमा शुल्क निकासी के लिए सीमा शुल्क चालान इम्पोर्टेंट दिखते हैं। काउंसलर इनवॉइस यह एक विशेष प्रकार के फॉर्म पर निर्गमित किया जाता है। इस पर उस देश की स्थानीय वाणिज्यिक दूतावास की मोहर लगी होती है तथा ये उन्हीं के द्वारा हस्तांतरित होता है जिस देश का माल निर्यात किया जाता है। कस्टम इनवॉइस में सीमा शुल्क बीजक एक ऐसे विशिष्ट फॉर्म पर बनाया जाता है जो कि आयातक देश के सीमा शुल्क अधिकारियों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसमें दिए गए विवरण के अनुसार ही आयातक देश के सीमा शुल्क अधिकारी सीमा शुल्क लगाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रलेखों की क्या आवश्यकता है? उचित उदाहरण से अपने उत्तर की पुष्टि करें। What are the documents needed in international trade? Justify your answer with suitable example. तो जैसा कि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयात निर्यात व्यापार के लिए डॉक्यूमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक देश से दूसरे देश तक माल का निर्यात करने हेतु विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है और आयात के लिए भी इसकी आवश्यकता यदि सामान्य रूप से देखा जाए तो डॉक्यूमेंट्स को एक जटिल प्रक्रिया माना गया है तथा निर्यात प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट एक बहुत बड़ी समस्या वाला कार्य है। अतः निर्यातकर्ता इसमें प्रवेश करने से डरते हैं, परंतु निर्यात प्रलेखन एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट शामिल किए जाते हैं वो होते हैं कमर्शियल बिल, बिल ऑफ लेडिंग, वारंटी ऑफ टाइटल्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड्स, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, पैकेजिंग, वेट लिस्ट, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन, कंसुलर इनवॉइस और इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में शामिल किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रलेख निम्नलिखित कारणों के से अनिवार्य माने गए हैं। पहला, निर्यात व्यापार में प्रलेखन की आवश्यकता इस वजह से होती है क्योंकि निर्यातकर्ताओं तथा आयातकर्ताओं के मध्य व्यावसायिक संबंधों की प्रकृति निहित है जो दो देशों से व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं। अगर कोई घरेलू व्यापार करता है तो वह ये भली प्रकार जानता है अथवा जान सकता है कि ऐसी कौन सी व्यापारिक परिपाटियां है जो कि क्रेता व विक्रेताओं को आबद्ध रखती है। इस प्रकार इनमें से व्यावसायिक विवादों की संभावना कम हो जाती है क्योंकि वे उन नियमों को भली प्रकार जानते हैं और उनके अनुबंधों को अनुशासित करते हैं। दूसरा, यहाँ एक परिस्थिति यह उत्पन्न होती है कि क्रेता व विक्रेता दो अलग अलग देशों से व्यापार का संचालन कर रहे हो तो उन्हें अलग अलग व्यापारिक परिपाटियां व विधिक प्रणाली से जूझना पड़ता है। इसलिए क्रेता व विक्रेता के हितों की सुरक्षा करने के लिए कतिपय प्रलेखीय औपचारिकताएं आवश्यक होती है। आयात व निर्यात को अनुशासित करने के हर देश के अलग अलग कानून होते हैं। व निर्यातकर्ता को प्रलेखीय व औपचारिकताओं के द्वारा अपने देश के कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। निर्यात प्रलेखन की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि यह प्रलेखन उन निर्यात प्रोत्साहन के दावों से जुड़े हैं अपने निर्यातकर्ताओं को देते हैं। प्रलेखनों की आवश्यकता का एक कारण यह भी है कि आयातकर्ता के द्वारा अनुबंधित माल की सुपुर्दगी ली जा सके व निर्यातकर्ता इनका मूल्य वसूल करके निर्यात प्रोत्साहन प्राप्त कर सके। अगला प्रश्न, निर्यात आयात व्यापार में लगे लोग प्रलेखकों का लेन देन करते हैं न कि माल का। इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्रिटिकल एक्सप्लेन द स्टेटमेंट पीपल एंगेज्ड इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस डील इन डॉक्यूमेंट्स एंड नॉट गुड्स। तो इसका उत्तर पढ़ लेते हैं। निर्यात आयात व्यापार में लगे लोग प्रलेखकों का लेन देन करते हैं न कि माल का। यह कथन सत्य है क्योंकि प्रलेखकों के आधार पर ही माल को पूर्ण व सुरक्षित तरह से प्रेषकों यानी सेंडर को पहुंचाया जाता है। निर्यात आयात कार्यों के प्रलेख आवश्यक होते हैं क्योंकि प्रलेखीकरण का अधिकतर भाग प्रतियापी होता है तथा इन प्रलेखों में अनेक सूचनाएं
होती हैं जिन्हें अलग अलग तरह से तैयार करना होता है। व्यापारिक तथा नियामक प्रलेखकों के द्वारा निर्यात व्यवस्था के प्रलेख तैयार किए जाते हैं तथा आयात निर्यात कोड संख्या व आयात पत्रों के द्वारा आयात प्रलेखकों को तैयार किया जाता है। साथ ही इन व्यापारिक तथा आयात निर्यात प्रलेखकों की जरूरत 3 दृष्टिकोण से भी होती है। ये दृष्टिकोण निम्नलिखित है: व्यापारिक दृष्टिकोण, विधिक दृष्टिकोण यानी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोत्साहन दृष्टिकोण, इसको बोलते हैं इंसेंटिव अप्रोच। तो परंतु जब हम इसे आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह पता चलता है कि ये तीनों ही दृष्टिकोण अपनी अपनी जगह पर सही है, परंतु इनके कुछ आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, निर्यात व्यापार प्रलेखन बहुत जटिल होते हैं परंतु इनको समझना कठिन नहीं है, बशर्ते यह स्पष्ट हो जाए कि निर्यात लेन देनों को अलग अलग चरणों में क्यों बनाया जाता है। दूसरा, कुछ प्रलेखकों को माल के पोत परिवहन से पूर्व बनाए हुए प्राप्त किए जाते हैं, वे कुछ बाद में अंत यहाँ पर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें कुछ समझने योग्य जो है, एक तो व्यापारिक दृष्टिकोण, इसका मतलब होता है वर्तमान आर्थिक स्थिति को ट्रैक करने और छोटे समय के लिए गुणात्मक सर्वेक्षण करना है। और विधिक दृष्टिकोण का मतलब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कानूनी दृष्टिकोण होता है। और प्रोत्साहन दृष्टिकोण का मतलब इनिशिएटिव अप्रोच होता है और ये आपको कार्यों को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया जाता है। अगला प्रश्न, व्यापारिक प्रलेख कौन से हैं? जहाजी बिल्टी तथा विनिमय बिल्टी की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। व्हाट आर द ट्रेडिंग डॉक्यूमेंट? डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ शिपिंग बिल एंड एक्सचेंज बिल। तो व्यापारिक प्रलेख वे होते हैं जिनके द्वारा निर्यातकर्ता से आयातकर्ता को माल के भौतिक स्वामित्व हस्तांतरण किए जाते हैं, अतः विक्रय मूल्य की वसूली हेतु इन प्रलेखों का प्रयोग किया जाता है। जहाजी बिल्टी व विनिमय बिल्टी में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तो जहाजी बिल्टी एक कानूनी दस्तावेज है जो एक वाहक द्वारा एक शिपर को जारी किया जाता है, यानी ट्रांसपोर्टर द्वारा शिपर को। तो पढ़ लेते हैं। इसमें जहाजी बिल्टी जहाज कंपनी या उसके एजेंटों के द्वारा दी गई रसीद है। कानूनन एक रसीद के रूप में इसमें स्पष्ट पहचान चिन्ह, पैकेट की संख्या, मात्रा व वजन अथवा माप की कोई इकाई व माल का स्पष्ट आदेश व दशा का उल्लेख होना चाहिए। जहाजी बिल्टी एक ऐसा साक्ष्य है कि जिसके आधार पर जब जहाजी कंपनी के द्वारा भेजा गया माल दूसरी जगह पर ना पहुँचे या कम ज़्यादा हो तो दावा किया जा सकता है। यह बिल्टी बताती है कि अनुबंधित माल जहाजी कंपनी के अधीन कर दिया तथा निर्यातकर्ता द्वारा उसी जहाज से तथा तारीख पर परिवहित कर दिया गया है, जो जहाजी बिल्टी में उल्लेखनीय है। ये बिल ऑफ लैंडिंग फॉर कंबाइंड ट्रांसपोर्ट एंड पोर्ट टू पोर्ट शिपमेंट का एक बिल होता है। ये इसके यहाँ पे नेम, लोगो, शिपिंग लाइन, कंबाइंड, शिपर, ये सब डिटेल आप देख लीजिएगा। इसमें से डिटेल, ये सब डिटेल इसमें यूज़ किए जाते हैं। ये एक फॉर्मेट है बिल्स का। विनिमय बिल्टी यानी बिल ऑफ एक्सचेंज में एक व्यक्ति होता है जो बिल जारी करता है, जिसके ड्रॉअर बोलते हैं, और दूसरे स्टेप में वह व्यक्ति होता है जिसके लिए बिल जारी किया जाता है, जिसको ड्रॉई बोलते हैं, और अंततः में पेई होता है जिसको भुगतान किया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण व्यापारिक प्रलेख है जो कि माल भेजे जाने व विक्रय की राशि प्राप्त किए जाने के मध्य के अंतराल के विषय में बताता है। यह प्रलेख अथवा बिल मुख्यतः विक्रय राशि प्राप्त करने हेतु निर्यातकर्ताओं के द्वारा बनाया जाता है व बैंक के अन्य जहाजी प्रलेखों के साथ दिया जाता है। विनिमय बिलों को अन्य प्रलेखों के साथ लगाया जाता है जो कि आयातकर्ताओं को तब दिया जाता है जब वह उसका भुगतान कर दे या किसी भावी तिथि पर भुगतान करने का वादा करते हुए उस पर अपनी स्वीकृति दे। लिखने वाला व्यक्ति ड्रॉअर, निर्यातकर्ता वह व्यक्ति जिस पर बिल लिखा जाता है अथवा जिसे राशि का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है, या पर ड्रॉई आयातकर्ता होता है, वह जिसे भुगतान मिलता है वह पेई या निर्यातकर्ता अथवा उसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति होता है। वह राशि जो किसी आदेशित व्यक्ति द्वारा चुकाई जाती है, यह वह राशि है जो कि व्यापारिक बीजक में अंकित होता है। अगला प्रश्न, व्यापारिक बीजक या बिल तैयार करने की विभिन्न आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपेयरिंग बिजनेस इनवॉइस। तो जो बिजनेस पर्पस से जो इनवॉइस तैयार किए जाते हैं इंटरनेशनल आयात निर्यात करने के लिए, तो उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं बिल की, जैसे कि कागज़ का आकार A4, लंबाई 297 मिलीमीटर, चौड़ाई 210 मिलीमीटर, ऊपर का हिस्सा 10 मिलीमीटर, बाएं का हिस्सा 20 मिलीमीटर, दाएं का 6 मिलीमीटर, नीचे का 7 मिलीमीटर,
और इसके अलावा कुछ लंबाई होती है पेपर्स का, वो 280 मिलीमीटर और चौड़ाई 184 मिलीमीटर, ये सब होते हैं। अगला प्रश्न, पोत परिवहन के लिए प्राप्त जहाजी बिल्टी तथा पोत लादान पर जहाजी बिल्टी में भेद कीजिए। तो पोत परिवहन के लिए प्राप्त जहाजी बिल्टी को शिपिंग बिल और शिप बिल रिसीव्ड फॉर शिपिंग भी बोलते हैं, और पोत लादान पर जहाजी बिल्टी को शिप विर्क या शिप विर्क ऑन शिपिंग भी बोलते हैं। इसका मतलब शिपिंग करते समय जहाज की तबाही या नुकसान। तो पढ़ लेते हैं। पोत परिवहन के लिए प्राप्त जहाजी बिल्टी, ये जहाजी कंपनी द्वारा उस समय प्रदान की जाती है जब माल जहाजी कंपनी से के हवाले कर दिया गया है, यद्यपि यह अभी जहाज पर लादा नहीं जाता है। और पोत लादान पर जहाजी बिल्टी, पोत लादान जहाजी बिल्टी इस बात को प्रमाणित करती है कि माल पोत तल पर प्राप्त किया जा चुका है। दूसरा इसमें आता है निर्वादन जहाजी बिल्टी और वाक्यांश बिल्टी जहाजी बिल्टी में भी अंतर बताइए। तो निर्वादन जहाजी बिल्टी को फ्री शिपिंग शिप बिल और वाक्यांश बिल्टी को फ्लैश बिल बोलते हैं। तो निर्वादन जहाजी बिल्टी में यह रसीद बताती है कि प्राप्ति के समय या जहाजी कंपनी के द्वारा पोत लादान के समय माल की अवस्था या दशा में कोई दोष नहीं है। और वाक्यांश बिल्टी के अंतर्गत बिल्टी के साथ वाक्यांश जुड़ा रहता है कि यह माल दोषपूर्ण है, जैसे कि 15 संख्या वाली गांठ का हुक टूटा हुआ है। तो अगला प्रश्न में पूछा गया है कि जब आयातक देश से आयात करते समय जरूरी दस्तावेज कौन कौन से होते हैं। तो एक्सप्लेन द मेन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इम्पोर्टेंट कंट्री। आयातक देशों हेतु आवश्यक मुख्य प्रलेख निम्नलिखित होते हैं। पहला, आयातक निर्यातक कोड संख्या। कोई भी व्यक्ति जब तक आयातक निर्यातक कोड संख्या प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह आयात नहीं कर सकता। यह कोड संख्या क्षेत्रीय लाइसेंस से प्राप्त की जाती है। दूसरा, आयात पत्र। यह एक ऐसा प्रलेख है जिसकी सहायता से माल की निकासी प्राप्त की जा सकती है। विदेशी अथवा तटीय बंदरगाह से जहाज से भेजे जाने वाले माल को छुड़ाने के लिए एक निर्धारित फॉर्म पर आयात पत्रों में भरना पड़ता है। ये फॉर्म उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क के केंद्रीय बोर्ड द्वारा मानकित किए जाते हैं। आयात पत्र दो तरह के होते हैं। पहला, एक तो घरेलू उपयोग हेतु आयात पत्र जिसका रंग सफ़ेद होता है और इन्हें तब प्रयोग किया जाता है जब सारा माल एक साथ छुड़वाना होता है। दूसरा, आयात पत्र पीले रंग के होते हैं जब आयातकर्ता माल को अनुबंध माल गोदाम में ले जाते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा करके माल छुड़ाया जा सके, तो इस पत्र का प्रयोग किया जाता है। अतः इसे गोदाम में माल रखने के लिए आयात पत्र कहा जाता है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि यहाँ माल पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्क एक साथ भुगतान नहीं किया जा सकता, अतः माल के भंडारण की समस्या उत्पन्न होती है। आखिरी प्रश्न है, अंतर बताने हैं। इसमें पहला है बीमा पॉलिसी तथा बीमा प्रमाण पत्र। तो बीमा पॉलिसी में माल बीमा पॉलिसी को सामूहिक बीमा पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। यह माल की रास्ते में होने वाली हानि या क्षति के विरुद्ध माल के स्वामियों को रक्षा प्रदान करती है। यह हानियां तथा दुर्घटनाएं ऐसे कारणों से होती है जिनका पूर्व से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है तथा न ही उनसे रक्षा संभव हो पाती है। जबकि बीमा प्रमाण पत्र कभी कभी निर्यात अनुबंधों में प्रलेखों के पराक्रमण के लिए बैंक को बीमा पॉलिसी के बदले बीमा प्रमाण पत्र दिए जाने का प्रावधान होता है। बीमा पॉलिसी के पश्चात उचित पॉलिसी को लेकर माल को होने वाली हानि अथवा क्षति के जोखिम को न्यूनतम किया जा सके। बीमा प्रमाण पत्र बीमा पॉलिसी से पहले का चरण होती है तथा यह उस स्थिति में काम आती है जब एक बड़ा और नियमित निर्यातकर्ता व्यापक सुरक्षा प्राप्त करता है। यह एक व्यापक पॉलिसी निष्पादित करता है। अतः इन दोनों अवस्थाओं के अंतर्गत निर्यातकर्ता जब माल भेजने की घोषणा करता है तभी ये पत्र निर्गमित किए जाते हैं। बीमा पॉलिसी में सामान्य निर्यात अनुबंध ही यह तय करता है कि कौन सा पक्ष बीमा पॉलिसी लेगा तथा एफओबी व C&F अनुबंधों की स्थिति में आयातकर्ता उस समय बीमा लेता है जब माल वाहन के पहुंचा हो। इसके विपरीत CIF अनुबंध की स्थिति में माल का बीमा कराने का दायित्व निर्यातकर्ता का होता है। बीमा प्रमाण पत्र का एक लाभ यह भी है कि इसमें बीमा कंपनी से बीमा प्रलेख प्राप्त करने में समय की बचत होती है। अगला इसमें आता है लास्ट, वाणिज्यिक द्वितीयक बीजक। बीजक का मतलब इन्वॉइस है। सीमा शुल्क बीजक में अंतर। तो कमर्शियल सेकंड इन्वॉइस, कस्टम इन्वॉइस। वाणिज्यिक द्वितीयक यानी कमर्शियल सेकंड इन्वॉइस बीजक द्वितीय मुख्यतः आयातक देश वाणिज्यिक दूत के द्वारा हस्ताक्षरित व मोहर लगा बीजक
होता है जो एक साधारण व निर्धारित फॉर्म पर बनाया जाता है। सीमा शुल्क बीजक यह इनवॉइस एक विशिष्ट फॉर्म पर बनाया जाता है जो कि आयातक देश के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निर्धारित होता है। इसमें दिए गए विवरण को आधार बनाकर ही आयातक देश के सीमा शुल्क अधिकारी सीमा शुल्क लगाते हैं तथा